साथियों नमस्कार। साथियों, लाखों विकलांग सैनिकों का हक, उनकी न्याय की आवाज, उनकी समानता के लिए एक बार फिर संसद के अंदर आवाज उठी है। जो लाखों विकलांग सैनिक सालों से संघर्ष कर रहे हैं इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, एक समान डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, फिर एक बार ये आवाज लोकसभा से सुनाई दी है। साथियों, सालों से लाखों विकलांग सैनिक संघर्ष कर रहे हैं इक्वल डिसेबिलिटी संवैधानिक अधिकार के लिए। पर क्या मजाल है कि जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं उनके कान में चू भी होती हो। आप सबको मालूम है साथियों कि जो विकलांग सैनिक हैं उनके अंदर बहुत बड़ा एक भेदभाव है। अगर हम विकलांग ऑफिसर की बात करें और नॉर्मल पेंशन की बात करें तो एक ऑफिसर को जो नॉर्मल रेट ऑफ 100% डिसेबिलिटी पेंशन है वो प्रति महीना 75,870 रुपया प्लस इसके ऊपर डीए। वार इंजरी 100% ऑफिसर को 1,51,740 रुपया प्लस डीए। वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन एक ऑफिसर को 2,54,000 से ज्यादा प्लस डीए। एक जवान को नॉर्मल पेंशन सिर्फ 9,000 रुपया प्लस डीए। वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन एक जवान को 18,000 रुपये प्लस डीए। वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन एक जवान को 26,481 रुपया प्लस डीए। एक ऑफिसर को जहां पर 2,54,000 से ज्यादा प्लस डीए डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, वहीं पर एक जवान को सिर्फ 9,000 से 26,481 डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। ये जो कुछ हो रहा है ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उस संविधान को नजरअंदाज करते हुए गैर कानूनी रूप से डिसेबिलिटी पेंशन को परसेंटेज के हिसाब से, ना कि एक शरीर के मुआवजा राशि के रूप में दिया जा रहा है। यहां पर जो संविधान बना दिया वो अलग अलग बना दिया कि जो ऑफिसर अगर किसी युद्ध में घायल होता है तो उसको दर्द ज्यादा होता है और उसका जो दर्द है वो 2,54,000 प्लस डीए के बराबर दर्द होता है। अगर एक जवान एक युद्ध में घायल होता है तो उसको जो दर्द होता है, जो उसके शरीर में नुकसान होता है, वो सिर्फ 26,000 रुपये तक का दर्द होता है। साथियों, जो लोकसभा में प्रश्न उठा है वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा ने उठाया है 28 मार्च 2025 को, जिसका जवाब राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने दिया है। पत्र संख्या 4705 श्री दीपेंद्र हुड्डा। उन्होंने जो प्रश्न पूछा सरकार से, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि रक्षा बलों में विकलांगता पेंशन पात्रता का ब्यौरा क्या है, इसके मानदंड क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में कुल परिलंबियों का प्रतिशत
क्या है? इसका उत्तर रक्षा मंत्रालय ने देते हुए बताया, विकलांगता पेंशन उन सैन्य कर्मियों को दी जा सकती है जो सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण बड़ी परिस्थितियों में हुई विकलांगता के कारण अपनी सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही सेवा से बाहर हो जाते हैं। विकलांगता पेंशन में एक सेवा तत्व शामिल होता है जिसके लिए कोई न्यूनतम अरहक सेवा नहीं होती तथा एक विकलांगता तत्व होता है जिसका मूल्यांकन विकलांगता की सीमा के आधार पर किया जाता है। विकलांगता पेंशन के विकलांगता तत्वों की गणना 100% विकलांगता के लिए अंतिम आहार रहित परिलंबियों के 30% की दर से की जाती है। 100% से कम विकलांगता के लिए विकलांगता तत्वों की दर मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कम कर दी जाती है। उदारीकृत विकलांगता पेंशन उन सैन्य कर्मियों को दी जा सकती है जिसकी विकलांगता विशिष्ट परिस्थितियों जैसे हिंसात्मक कृत्यों, आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों के द्वारा हमले आदि के कारण हुई है। उदारीकृत विकलांगता पेंशन किसी भी मामले में व्यक्ति की अरहक सेवा पर ध्यान दिए बिना अंतिम आहारी परिलंबियों के 80% से कम नहीं होगी। युद्ध चोट पेंशन उन सैन्य कर्मियों को दी जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या युद्ध जैसी स्थितियों जैसे विशिष्ट स्थितियों के कारण विकलांग है। जीवन भर के लिए देय सेवा तत्व सेवानिवृत्त पेंशन के बराबर होगा, अर्थात अंतिम प्राप्त परिलंबियों का 50%, 100% विकलांगता के लिए युद्ध चोट तत्वों की दर अंतिम प्राप्त परिलंबियों का 100% होगी। विकलांगता के कम प्रतिशत के लिए यह राशि मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कम की जाएगी। यहाँ पर देखने इस जो प्रश्न उठा लोकसभा में, संसद में, जो पूछने वाला था उसने भी एक अलग तरह से पूछा इस प्रश्न को। एक सीधे शब्दों में नहीं पूछा कि एक जवान और एक ऑफिसर की विकलांगता पेंशन में इतना भेदभाव क्यों है, और जो दूसरे देशों में विकलांगता पेंशन है क्या वहां क्या सैनिक और ऑफिसर की बराबर है। प्रश्न तो होना था ये। अब ये घुमा फिरा के किस तरह से पूछा, किसने लिख के दिया सांसद दीपेंद्र हुड्डा को, ये तो वही बता सकते हैं कि इसके सलाहकार कौन थे। यहां पर सरकार ने भी इस प्रश्न को घुमा फिरा के और जवाब पकड़ा दिया, मतलब अपने हाथ धो लिए सरकार ने भी कि कुछ नहीं। साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया है, मैं इतना कह सकता हूं कि ये रिटायर्ड अफसरों ने दीपेंद्र हुड्डा को दिया, क्योंकि ज्यादातर जो दीपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि भाई मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूं और उसी डिस्ट्रिक्ट का हूं जहां से ये सांसद है, तो इनके आसपास में पूरे एक रिटायर्ड लॉबी बैठी रहती है, उन्हीं से ये सलाह मशवरा करते हैं। यहां तक अगर कोई हरियाणा का जवान या हरियाणा के पूर्व सैनिकों की टोली जाके इसको समझाएगी या इनको फाइल देगी तो ये बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैंने खुद इनको बहुत बार फाइलें दी हैं, चाहे वो मिलिट्री सर्विस पे की हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की हो, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की हो, बहुत बार दी, पर ये सामने से हाँ भरते हैं कि हाँ हम उठाएंगे, और उसके बाद में जो जंतर मंतर का मेजर जनरल है और उसके जो साथीगण हैं उनको ये बुला लेता है। और इसके अलावा जितने भी जो कांग्रेस के अंदर आप देखते होंगे, कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ में जो रिटायर्ड हैं टीएस कर्नल, जिनको मैं इतना कह सकता हूं ज्यादा उनको ज्ञान भी नहीं है, उनको अपनी पेंशन का भी ज्ञान नहीं, तो दूसरे की पेंशन का ज्ञान कहां से होगा। उनको ये बुला के और पूछता है कि ये जो मेरे पास में फाइल आई है इसमें क्या है। तो वहां पर ये जवानों की जो डिमांड होती हैं, जो जवान पिछले 16-17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो ऑफिसर देखते हैं कि यार ये तो मतलब पूर्व सैनिकों की मांगे हैं और पूर्व सैनिक तो अब हमारे को छोड़ भी चुके हैं, आजकल वो हमारी दरी कुर्सी नहीं बिछाते, तो वो ये काट देते कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है, ये तो वैसे ही बकवास करते घूमते हैं, पूर्व सैनिक हैं, इनको नहीं मालूम कि किस स्थिति से है। एक ऑफिसर का तो अलग होता है डिसेबिलिटी पेंशन, एक जवान की अलग होती है परसेंटेज के हिसाब से। अब यही सवाल कोई पूछने वाला हो, जब चोट लगती है, किसी जवान का हाथ किसी युद्ध में कट जाता है और ऑफिसर का भी कट जाता है, तो एक हाथ
से ही वो काम करता है और एक हाथ से ही वो काम करता है, दर्द दोनों को बराबर होता है। ये एक शरीर का मुआवजा है। इस मुआवजे में तुम मतलब ही नहीं है किसी भी तरह से कि कोई भेदभाव हो। भाई आप देखो, जब एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन पूरी ट्रेन के अंदर फर्स्ट एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, थर्ड एसी भी होता है, स्लीपर क्लास भी होता है, जनरल डिब्बा भी होता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है रेल का और उसके अंदर फर्स्ट क्लास का भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सेकंड क्लास का भी, थर्ड क्लास के अंदर जो बैठा है वो भी, और जनरल बोगी के अंदर भी, जब सरकार जो मुआवजा देती है कि 2-2 लाख रुपया जिनकी मृत्यु हुई है, तो वो इस तरह से थोड़ी देती है मुआवजा कि जो फर्स्ट क्लास के अंदर सफर कर रहा था उसको 5 लाख रुपया और जो जनरल में कर रहा था उसको 2 लाख रुपया। नहीं, वो सभी को एक जान का मुआवजा देती कि उनकी जान चलेगी, उनको एक आर्थिक सहायता हम उनको उपलब्ध करवाएं, उनकी आर्थिक सहायता करें, तो बराबर होता है। और जो सिविल के अंदर जो सरकार काम करती है विकलांगों के लिए, उनको साइकिल देती है, मोटरसाइकिल देती है, या दूसरी चीज है जो नौकरियों में आरक्षण देती है, क्या उसमें ये देखा जाता है कि ये वीआईपी आदमी है, ये अमीर है, ये गरीब है? अरे कोई भी खड़ा हो जाए, सबको साइकिल देगी, सबको स्कूटर देगी, पूरे वेलफेयर एक समान होंगे। तो यहां पर क्या है? और फिर दूसरी बात, एक डिसेबिलिटी एक्ट है 1995, आप गूगल करना, वो भारत सरकार ने बनाया और संयुक्त राष्ट्र को दिया हुआ है कि हम सभी विकलांग व्यक्तियों के साथ में एक सम्मान जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पर यहां पर डिसेबिलिटी पेंशन की इतनी बड़ी बंदरबाट है, प्लस डी है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आपको अगर अच्छा लगा हो ये जानकारी तो भाई इसको शेयर करना। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।